दोस्तों, पिछली वीडियो हमारी स्कॉटलैंड देश पर थी, जो कि यूनाइटेड किंगडम के 4 देशों में से एक है। और आज हम यूके के एक और देश के बारे में जानेंगे, जिसे वेल्स के नाम से जाना जाता है। ये कंट्री यूके के लिए तो जरूरी है ही, साथ ही साथ इसका अपना अलग महत्व है। समंदर, झीलों और नदियों के बीच बसा ये सुंदर देश बहुत ही कम लोगों की नजरों में आता है। लेकिन आज हम इसी देश की यात्रा करके जानेंगे इसके इतिहास को, लोगों के जीवन को, संस्कृति को, खान पान और प्राचीन इमारतों को। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, इसे एक लाइक जरूर करें अगर आपने कुछ नया देखा या कुछ नया सीखा। वेल्स इस देश की सबसे बड़ी खासियत जो है वो है यहाँ की भाषा, जो इसे यूके के बाकी के देशों से बिल्कुल ही अलग बनाती है। हालांकि लोग इंग्लिश भी जानते हैं, लेकिन जो यहाँ के मूल निवासी हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी इसी जमीन पर जन्मे हैं, उनकी अपनी अलग पहचान और भाषा है, जिसे वेल्स ही कहा जाता है। और ये भाषा इंग्लिश से बिल्कुल ही अलग है। और इस देश की पहचान भी, जो यहाँ की संस्कृति और इतिहास में अपना अहम हिस्सा रखती है। जब हम एक बार इंग्लैंड के लोगों का खान पान देख रहे थे, तब हमें वहाँ ढेरों भारतीय रेस्टोरेंट देखने को मिले थे, जिसमें भारत के मसालों से बना खाना इंग्लैंड के लोग रात के डिनर के वक्त में बड़े चाव से खाना पसंद करते हैं। वहाँ पर शाकाहारी खाने के और मांसाहारी खाने के काफी ऑप्शन थे, लेकिन जब हमने वेल्स के खाने के बारे में जाना तो हमें पता चला कि यहाँ शाकाहारी खाना ढूंढना काफी मुश्किल काम है, क्योंकि वेल्स के ज्यादातर लोग मांसाहारी हैं और यहाँ के लोग सबसे ज्यादा मछली, केकड़ा, झींगा यानी समुद्री जीव खाना काफी पसंद करते हैं। मछली और चिप्स तो यहाँ के लोगों को सबसे ज्यादा पसंद है। शाकाहारी खाना इक्का दुक्का जगह ही मिलता है, वो भी बड़ी मुश्किल से। या तो ब्रेड खानी पड़ती है या फिर पानी पीना पड़ता है, बस यही 2 ऑप्शन नजर आते हैं। ये बहुत ही छोटा सा देश है, जो कि 20,735 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, लेकिन इसका इतिहास हजारों साल पुराना है। आइए चलते हैं इस देश के इतिहास के पन्नों में। वैज्ञानिकों के अनुसार वेल्स में इंसान स्टोन एज के पीरियड से रहते आ रहे हैं। यहाँ मिली खुदाई में जो चीजें हैं वो इस बात को बताती हैं कि 2,30,000 साल पहले से इस जगह पर इंसान आबाद थे। 300 बीसी से लेकर 100 एडी के दौरान यहाँ कई जनजातियां रहा करती थीं, लेकिन जब रोमन अंपायर धीरे धीरे फैल रहा था, तब पहली शताब्दी में रोमन्स ने इस देश को अपने हिस्से में शामिल कर लिया था। लगभग 5वीं शताब्दी तक रोमन्स ही यहाँ पर शासन करते रहे, लेकिन उसके बाद वाइकिंग्स और एंग्लो सैक्सन का दौर शुरू हुआ। उन्होंने वेल्स पर कई हमले किए, पर यहाँ के लोगों ने उसका सामने से जवाब दिया। इसके बाद मध्य युग आते आते वेल्स एक आजाद साम्राज्य बन चुका था, जिसमें कई राजा रानियां हुए। 10वीं शताब्दी में यहाँ गाइनेट पॉइज और डाइफेड जैसे राजा हुए, लेकिन ये सभी राजा छोटे छोटे शहरों में अपना अलग नियम और शासन चलाते थे। 11वीं शताब्दी में ग्रुफर्ड एप्लीमेनिन ने इन सभी रियासतों के राजाओं को इकट्ठा किया और देश को एकजुट किया, लेकिन इससे बात नहीं बनी। और इसी चीज का फायदा उठाते हुए इंग्लैंड के राजा एडवर्ड फर्स्ट, जो 13वीं शताब्दी में थे, उन्होंने वेल्स को जीत लिया और अपने हिस्से में शामिल कर लिया। समय बीतता गया, वेल्स के लोग पूरी तरह इंग्लैंड के राजाओं पर निर्भर हो चुके थे, लेकिन समय का पहिया एक बार फिर घूमा और 1485 में हेनरी 7 इंग्लैंड के राजा बन गए। और ये वेल्स मूल से आते थे, तो जैसे ही वो राजा बने, उन्होंने सबसे पहले अपने देश के लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कई कानून पास किए, ताकि वेल्स के नागरिकों को इंग्लैंड से कम ना आका जाए। हालांकि वो कुछ कानून नहीं भी बना सके। यही वजह है, जब वेल्स का कोई खिलाड़ी ओलंपिक खेलने जाता है, तो वो अपने देश को रिप्रेजेंट नहीं करता, बल्कि उसे यूके की तरफ से खेलना पड़ता है। ये है देश का सबसे बड़ा शहर, वेल्स की राजधानी कार्डिफ।
ये शहर देश की राजनीति, संस्कृति, व्यापार और टूरिज्म का सेंटर भी है। 19वीं शताब्दी से पहले यहाँ पर कुछ भी नहीं था। लोग गरीबी और भुखमरी में जी रहे थे। लेकिन जब 19वीं शताब्दी में यहाँ पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, जिसमें कोयले ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई, उसकी वजह से कार्डिफ में तेजी के साथ विकास हुआ और इस तरह से ये एक व्यापारिक केंद्र बनता चला गया। और फिर 1905 में इसे एक शहर का दर्जा दिया गया। 1955 में कार्डिफ को वेल्स की राजधानी घोषित कर दिया गया था। ये शहर देश के दक्षिणी हिस्से में मौजूद है, जो कि ब्रिस्टॉल कैनाल के किनारे बसा हुआ है, जिस वजह से इसकी प्राकृतिक सुंदरता और ज्यादा बढ़ जाती है। लंदन को पूरी दुनिया जानती है और ये कार्डिफ शहर लंदन से केवल 150 किलोमीटर की दूरी पर ही बसा हुआ है और यहाँ तक लंदन से सड़क मार्ग के जरिए पहुँचने में केवल 2 से ढाई घंटों का समय लगता है। इसी वजह से बहुत से सैलानी जो लंदन जाते हैं, इस कार्डिफ शहर का सफर करना चुनते हैं, क्योंकि ये काफी शांत और अद्भुत नज़ारों से भरी हुई जगह है। यहाँ पर अगर आपको लोगों के असली व्यवहार और उनके पहनावे के साथ साथ खान पान और जीवन शैली को देखना है, तो कार्डिफ में शुक्रवार और शनिवार का रात का नज़ारा अलग ही होता है। क्योंकि संडे की छुट्टी होती है, तो मानो यहाँ लोग इन 2 दिनों को एक जश्न की तरह मनाते हैं। सड़कों पर भीड़, दुकानों पर खरीदारी, रेस्टोरेंट्स के टेबल फुल और म्यूजिक क्लब बार में जगह नहीं। लोग सब कुछ भुलाकर केवल अपने जीवन के इन कीमती दिनों का अनुभव करते हैं। हालांकि वेल्स की आबादी ज्यादा नहीं है, लेकिन नज़ारा देखकर तो ऐसा ही लगता है मानो आधे से ज्यादा आबादी एक ही शहर कार्डिफ में बसी हो। इस शहर को अगर हम महलों का शहर कहें तो गलत नहीं होगा, और ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर 600 से भी ज्यादा किले और महल मौजूद हैं, जिन्हें रोमन साम्राज्य से लेकर आधुनिक युग तक में बनाया गया है। ये है विश्व प्रसिद्ध किला कार्डिफ कैसल। ये यहाँ की शान है और सबसे ज्यादा पहचाने जाने वाली इमारत भी। 50 एडी में पहली बार रोम के राजाओं ने इस महल की नींव रखी थी। इसके बाद मध्य युग में इसे और बड़ा किया गया और मजबूत किया गया। फिर 19वीं शताब्दी में विलियम बर्गिस ने इस महल को नए आर्किटेक्ट के साथ एक नया शाही रूप दे दिया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जब वेल्स पर हमले होते थे, तब यहाँ के लोग इसी महल की छत के नीचे कई दिन बिताया करते थे, जिससे हजारों लोगों की जान बचती थी। आज के समय में कार्डिफ कैसल एक बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है। यहाँ हर साल हजारों सैलानी इसके इतिहास, इससे जुड़ी किस्सों और कहानियों को जानने आते हैं। दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत की चोटी माउंट एवरेस्ट, इसका नाम वेल्स देश के ही एक पर्वतारोही के नाम पर रखा गया है। सर जॉर्ज एवरेस्ट जो वेल्स के थे, उन्होंने ही पहली बार दुनिया को माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई मापकर बताई थी और फिर उन्हीं के नाम पर इस पर्वत का नाम माउंट एवरेस्ट पड़ा। वेल्स का 80% हिस्सा केवल प्रकृति की सुंदरता से घिरा हुआ है और सिर्फ 20% हिस्से पर ही लोग आबाद हैं। यहाँ कई सुंदर झरने गिरते हैं, जिनका पानी इतना साफ होता है कि अगर कोई उसे पीना चाहता है तो बिना कुछ सोचे समझे पी सकता है। उन्हीं झरनों में से एक है ये पिस्टिल रेडर वाटरफॉल। ये झरना स्नोडोनिया नेशनल पार्क में आता है और ये देश का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है, जिसकी ऊंचाई 73 मीटर यानी कि 240 फीट तक जाती है। झरने के आसपास जंगल, पक्षियों की आवाज और प्रकृति का एहसास इसे और ज्यादा आकर्षित बना देता है। जिन्हें झरनों के पास बैठना, हाइकिंग करना पसंद है, अक्सर ऐसे लोग इन झरनों को देखने सैकड़ों मील दूर से यहाँ पर आते हैं। ये है बैरनेट गार्डन, जो न केवल इस देश का सबसे सुंदर और बड़ा पार्क है, बल्कि पूरे यूके में इससे सुंदर और फूलों की खुशबू से महकती जगह नहीं है। 1874 में इस गार्डन को हेनरी डनकैन ने अपने लिए बनवाया था, लेकिन बाद में ये देश की राष्ट्रीय संस्था का हिस्सा बना। ये गार्डन 80 एकड़ में फैला हुआ है, जहाँ सैकड़ों तरह के पौधे, फूल और पक्षी देखने को मिलते हैं। यहाँ अक्सर लोग आराम करने और अपने स्वास्थ्य को ठीक करने इन फूलों की खुशबू में घंटों टहलते हुए समय बिताते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो, इन्फॉर्मेशन और मेहनत पसंद आई तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक दें, शेयर करें, ताकि हमें ऐसे ही और नई वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे।
हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।